हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम लोग देखेंगे वो है हमारे भारत का जो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे और वायसराय भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और देखते हैं कि टारगेटेड जिसमें हम लोग 69 बीपीएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 69 बीपीएससी के लिए है, और बात करें तो ये 70वीं बीपीएससी में आपको काम आएगा। देखिएगा, झारखंड जो आपको सिजिल का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की देखेंगे तो उसमें भी आपको काम आएगा। देखिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम में गवर्नर जनरल से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप मॉडर्न इंडिया को देख रहे होंगे, मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को देख रहे होंगे और आपने बहुत विगत वर्षों में जो आपने प्रश्न बनाया होगा, तो वहाँ से गवर्नर जनरल की जो विशेषता है, जो इनकी उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने काम किया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो आप देख रहे होंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इनका जो अगर काल के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा 1828 से 35 तक का इनका काल होता है। ठीक है, और देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। कहाँ के? तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। और इनके समय में कहा जाता है कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये होता है एक्ट 1833 का। ठीक है, इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, कौन सा? तो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में है। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में है, कहता है कि इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से, इनके बारे में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। और इनके इस काल को अगर देखेंगे तो 1835 से आपको 36 होता है। ठीक है, 35 से क्या हो जाता है? 36 होता है। एक साल में उन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण को क्या कर दिया? हटा दिया। और यही वजह है कि इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं। अगर बात करें तो इनके शासनकाल को देखेंगे यहाँ पे 1836 से 1842 हो जाता है। कितना? तो 1836 से 1842 हो जाता है। ये लॉर्ड ऑकलैंड हो जाते हैं। देखिए इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कौन सा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था, तो ये देखिए यही लॉर्ड ऑकलैंड हो जाते हैं। पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 42 में हुआ था। ठीक है, इसका ये काल हो जाता है। याद रखिएगा, ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, 1839 से 42 के मध्य में था। और अगला देखिए, कहता है कि 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक, कौन सा? तो आप जीटी रोड जो देख रहे हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या किया था? इसने मरम्मत कराई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आपके लिए। प्रश्न यही से पूछता है, जैसे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पूछेगा कि बताइए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था, और बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होता है। पूछा जाएगा कि देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी, कौन सा गवर्नर जनरल होते हैं, तो ये आप देखिएगा ये हो जाते हैं ऑकलैंड हो जाते हैं। अगला देखिए, इनको कहा जाता है किसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। देखिए कहते हैं कि इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को कहा जाता है कि मेडिकल की एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाने की जो अनुमति थी वो ब्रिटिश की संसद ने पारित कर दी और अनुमति दे दिया। अगला देखिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के बारे में देखेंगे और इनका शासनकाल होता है 1842 से 1844 होता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में
याद रखिएगा, मॉडर्न इंडिया से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में हो, चाहे यूपीएससी हो और चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये देखिएगा, एलन बरो जो होता है यहाँ पे 1842 से 1844 तक ये शासन करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए कहता है यहाँ पे, जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था जो ऑकलैंड के समय में प्रारंभ हुआ था, पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है किसके शासनकाल में समाप्त हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये देखिए कौन हो जाते हैं, एलन बरो के समय में हुआ। ये समाप्त किसके समय में होता है, तो एलन बरो के समय में होता है, ठीक है। देखिए, सिंध को अगस्त 1843 से पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और याद रखिए, बहुत ही वीवीआई है, पूछा जा सकता है कि सिंध को कब मिलाया गया और किसके समय मिलाया गया, तो सिंध को 1843 ईस्वी में मिलाया गया। और ये जो जिसके समय मिलाया गया उनका नाम होता है लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है कि दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। किसका, तो पूछेगा कि बताइए दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि 1843 के एक्ट कितना 5 के द्वारा दास प्रथा का जो उन्मूलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और देखिए, कहा जाता है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो है, रविवार को जो छुट्टी आपको मिलता है, रविवार के छुट्टी की जो प्रारंभ थी, जो शुरुआत थी, यही एलन बरो के द्वारा ही हुआ। किसके द्वारा, तो एलन बरो के द्वारा ही रविवार को जो प्रत्येक दिन आपको सार्वजनिक यानी कि सरकारी नौकरियों में छुट्टी जो मिलती है, इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड एलन बरो के समय में, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो आपको याद करना है वो 2 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहला, ये सिंध का विलय कब हुआ, तो 1843 में हुआ। किसके समय में हुआ, तो एलन बरो के समय हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल बनता है वो पूछा जाएगा आपसे कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया और किस एक्ट के माध्यम से हुआ। तो देखिए, आपका एक्ट 1843 अधिनियम के 5 के द्वारा होता है। और किसके समय में होता है, तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा ये होता है, ठीक है। और बात अगर हो जाए कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो ये लॉर्ड एलन बरो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। आप लोग थोड़ा सा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एनर्जी और ऊर्जा बड़ा बना रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, अगला है कि लॉर्ड हार्डिंग। देखिए, इसका जो शासनकाल है, शासनकाल अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ऐसे पॉइंट आते हैं तो शासनकाल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके समय में हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो शासनकाल है 1844 से 48 होता है। याद रखिएगा, जो लॉर्ड हार्डिंग है इनका शासनकाल कब से होता है, तो 44 से 48 हो जाता है। जो महत्वपूर्ण घटना थी, कहता है कि इसकी काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। पूछा जाता है अधिकतर कौन सा युद्ध है, किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, शासनकाल में हुआ था, तो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के अगर बारे में देखा जाए तो पूछा जाता है कि बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था किसके समय में हुआ था, और ये पूछा जाएगा कि कब हुआ था। अगर मानते हैं कब की बात कर दे, अगर 1845 से 46 आपको याद है और सेशन भी अगर आपको याद है लॉर्ड हार्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत उससे टिक लगा लीजिएगा कि हाँ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में आंग्ल प्रथम सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें जो विजयी हुए थे वो अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो इम्पॉर्टेंट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। और दूसरा अगर बात करिए जो बहुत ही वीवीआई है, इसने नर बलि प्रथा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। ये बहुत ही वीवीआई है। बहुत बार बीपीएससी में और बहुत बार अगर देखेंगे तो पीसीएस स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है, अधिकतर ये प्रश्न पूछा है कि बताइए नर बलि प्रथा, ये प्रथा थी समाज में, भारत के समाज ऐसे था, ठीक है। जो घर के बड़े पुत्र होते थे उसी को क्या कर दिया जाता, हलाल कर दिया जाता था। नर बलि प्रथा थी, एक सिस्टम था, लगता था कि भगवान के द्वारा ये सब किया गया है। तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया किसने, लॉर्ड हार्डिंग लगा दिया, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें गवर्नर जनरल के जो विशेषता है, जो उपलब्धियाँ उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया हमारे भारत के लिए, यही उपलब्धियाँ जो हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नर बलि प्रथा याद रखिएगा, नर बलि प्रथा जो है किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, लॉर्ड डलहौजी से बहुत प्रश्न पूछा जाता है।
अगर मैंने कहा आपको कि लॉर्ड डलहौजी से बहुत प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिए बहुत ही VVI ये सेशन होता है आपका। डलहौजी से 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए हम लोग इनके शासनकाल के बारे में देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब था? तो ये देखिए 1848 से लेकर के 1800 कितना 56 तक होता है। 1848 से 56 होता है। अगर 2-3 बार आप लिख लेंगे या बार बार आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक समय ऐसा होता है कि याद हो जाता है। ठीक है, तो ये 1848 से 1856 हो जाता है। देखिए कहता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किसके समय में होता है? तो ये देखिए डलहौजी के समय में होता है। और पूछा जाएगा कब हुआ था? तो ये देखिए 1848 से 49 के मध्य में होता है। कौन सा? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपने देखा होगा जिसमें अंग्रेजी विजयी हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके काल में कौन सा युद्ध होता है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात कर दिया जाए तो 48 से 49 के मध्य में होता है और ये डलहौजी के पीरियड की बात है। ठीक है, और कहता है कि पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, कहता है कि आपने देखा होगा कि सिंध का विलय, सिंध का विलय जो है एलन बरो जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ है। आप अगर डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत देखेंगे, आपको हम अभी बताने वाले हैं, तो उसमें जितने भी आपको समझिए कि व्यपगत किया गया वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कहता है कि पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कब हुआ था? तो देखिए ये 1849 में होता है। 1849 में किसके समय में? तो डलहौजी के समय में होता है। ठीक है, कहता है कि जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सोचिए, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और अंतिम रूप से देखिए कोहिनूर हीरा आपको गोलकुंडा में मिला था। ठीक है, और ये फिर किसको मिला? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी से अगर मुग़ल काल में देखेंगे आप तो देखिए शाहजहाँ के पास होता है, शाहजहाँ से नादिर शाह ले जाता है और नादिर शाह से फिर आ जाता है शाह शुजा के द्वारा रंजीत सिंह के पास, और रंजीत सिंह के पास से फिर मिल जाता है गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल से फिर चला जाता है ब्रिटेन में, और ये अंतिम रूप से यही जो है लॉर्ड डलहौजी ये भेज देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि बताइए कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय? तो डलहौजी के समय। पूछा जाएगा कि बताइए पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय। कब? तो 1849 में। कोहिनूर हीरा को अंतिम रूप से ब्रिटिश यानी कि महारानी को सौंप दिया गया था किसके समय में? तो ये हो जाता है आपके डलहौजी हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए कहता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है। तो सोचिए कि आपका स्टैंडर्ड भी बीपीएससी का कितना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर पहला देखेंगे हम लोग तो देखिए प्रथम होता है रामनगर का युद्ध होता है। प्रथम क्या हो जाता है? रामनगर का युद्ध होता है। पूछा जाएगा कब हुआ? तो देखिएगा 1848 में था और ये निर्णय नहीं हुआ था। ठीक है, अनिर्णित था। इसमें कौन जीता कौन हारा इसका निर्णय नहीं हुआ। कौन सा? तो रामनगर का युद्ध होता है। दूसरा बात करेंगे तो दूसरा बात होता है चिलियावाला का युद्ध। दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा जो युद्ध होता है चिलियावाला का युद्ध होता है। और तीसरा अगर बात करेंगे तो गुजरात नामक युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर चिलियावाला की बात करेंगे तो यह 13 जनवरी 1849 को हो जाता है। और जो तीसरा जो हम लोग गुजरात का देखेंगे वो हमारा 1849 को हुआ है, जिसमें सिख जो होते हैं ना बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। ठीक है, सिख क्या होते हैं? बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और यह जो युद्ध होता है यह डलहौजी के शासनकाल में होता है। ठीक है, और इस तरीके से पंजाब को पूर्ण रूप से डलहौजी अपने राज्य में क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसी में बहुत सारा चीज़ है, बहुत ही VVI आपको मिलेगा। देखिए अगला जो सवाल है हम लोगों का, कहता है कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध। देखिए कहता है यहाँ पे कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पिगू को अंग्रेजी राज में क्या किया गया? मिला लिया गया। याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और 1852 कहता है कि लोअर वर्मा
और पीगू को अंग्रेजी राज में क्या किया गया, मिला लिया गया। ठीक है, और यहाँ देखिएगा डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। देखिए कोई ना कोई बहाना होना चाहिए था और ये बहाना आराम से काम कर रहा था। ठीक है, डलहौजी की अगर बात करेंगे तो बहुत ऐसे छोटे छोटे जो राजा होते हैं और जो साम्राज्य होते हैं आराम से उसको मिला लेता है। ठीक है, अगर बात कर ले हम लोग तो यहाँ पे देखिए कहता है कि सिक्किम को मिलाने के लिए बहाना क्या था कि डॉक्टरों के साथ वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है, और इसी का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार जमा लिया जाता है। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। पूछा जाता है ठीक है कि इनाम कमीशन कब आया, तो 1852 ईस्वी में आया। और बात कर दे यहाँ पे तो इनाम कमीशन की अगर बात कर दी जाए तो ये किसके समय में होता है, तो डलहौजी के समय में होता है। ठीक है, कहता है कि इसके उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें क्या करना है, छीनना था। अगला देखते हैं, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। ठीक है, डलहौजी को सबसे ज़्यादा किस नीति के कारण याद किया जाता है, तो देखिए उसके व्यक्तिगत सिद्धांत हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उसको याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए राज्य थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्यक्तिगत जो सिद्धांत है डलहौजी का, यही पूछा जाता है बार बार। और देखिए कहा जाएगा कि बताइए डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार इस आधार पर सबसे पहले किस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो वो राज्य आपका हो जाता है सतारा। कौन सा हो जाता है, तो सतारा हो जाएगा। देखिए सतारा को 1848 ईस्वी में उसने मिलाया था। ठीक है, और बात यहाँ पे जैतपुर हो जाता है, संबलपुर हो जाएगा जो 1849 में हो जाता है। ठीक है, बघाट की बात करेंगे, फिर उदयपुर की बात करेंगे, फिर झांसी और नागपुर की बात करेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने सत्तारा को अपने साम्राज्य मिला लिया, फिर जैतपुर को मिलाया, फिर संबलपुर को मिलाया, फिर बघाट को मिलाया, फिर उदयपुर को मिलाता है, फिर झांसी और नागपुर को मिला लेता है। ठीक है, और इस तरीके से 1854 में ये हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1856 में देखिएगा अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध के बारे में पूछा जाता है कारण क्या था, तो कुशासन के आरोप लगा करके उसको क्या कर लिया जाता है, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। देखिए 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत, और ये वाला जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और बात कर दें हम लोग कि अवध को मिला लिया तो अवध का संस्थापक कौन था, पूछा जा सकता है कि अवध का संस्थापक बताइए, तो ये हो जाते हैं सआदत खां हो जाएगा। कौन सा, सआदत खां हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए ऐसे में कहता है कि 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कहाँ, कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया। तोपखाने की जो कारखाना थी कब, 1856 में उसने कलकत्ता से लेकर के कहाँ पे लेकर के आया, तो मेरठ लेकर के आता है। और सेना का मुख्यालय जो है वो शिमला में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो 1856 में जो तोपखाना का कारखाना होता है उसको ट्रांसफ़र करके कलकत्ता से मेरठ में ला दिया जाता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो मुख्यालय जो होता है सेना का मुख्यालय उसको शिमला में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, और ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है, वुड डिस्पैच को लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों, कौन सा, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्त किया गया। ठीक है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहता है कि यहाँ पे 1857 इसमें तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तीनों प्रेसिडेंसी कौन था भाई? तो देखिए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हो जाता है, ठीक है। और देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में डलहौजी ने एक अच्छा काम किया 1854 में, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा जो निदेशक था उसकी नियुक्ति इसने किया, ठीक है। अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे, अगला देखिए, कहता है कि डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेल चलाई गई थी। कितने किलोमीटर? तो मात्र 34 किलोमीटर प्रथम बार रेल डलहौजी के समय में ही चला था। पूछा जा सकता है कि रेलवे का जनक कौन है, तो डलहौजी हो जाता है। और इसके समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल कब? 1853 ईस्वी में अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा ये बम्बई से थाने के बीच में रेल चलती है और ये मात्र 34 किलोमीटर होता है, प्रथम बार चलाई जाती है, ठीक है, याद करिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है कि सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। कहता है कि 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कहता है कि इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? सार्वजनिक निर्माण विभाग की, तो ये हो जाता है डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के समय में ये स्थापना हुआ था। देखिएगा, इसने कहता है कि सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया, ठीक है। 1854 में क्या चीज? तो स्वतंत्र विभाग के रूप में कौन सा? तो लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ था और ये स्थापना आपको डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी से एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला। तो देखिए, कहता है कि इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच क्या हुआ था? पहली बार तार सेवा का शुरुआत हुआ था। पहली बार अगर पूछा जाए कि तार सेवा का शुरुआत भाई कहाँ से कहाँ हुआ, तो देखिए कलकत्ता से आगरा होता है। कहाँ? तो कलकत्ता से आगरा होता है तार सेवा का शुरुआत, और ये शुरुआत जो होता है डलहौजी के समय में होता है। कब होता है? तो 1853 में होता है, ठीक है। और देखिए बिजली से संचालित तार सेवा का शुरुआत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। हम लोग देखेंगे तो डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना रखी थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कहता है कि 1853 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट के द्वारा, कहता है कि 53 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा कितना? 1823 वर्ष रखी गई। उम्र सीमा कितना थी? तो 18 से 23 वर्ष रखी गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1853 एक्ट के द्वारा देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसमें। देखिए अगला देखिएगा, कहता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कहता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर पहला व्यक्ति थे, पहला भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने सफलता हासिल की थी, ठीक है। कौन? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है, ये जो पहला भारतीय है, उन्होंने 1863 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अगला देखते हैं, देखिएगा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर, कब? तो 1922 में दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। कब से किया जाने लगा? तो ये देखिएगा, ये 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर क्या कहता है? साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। और देखिए डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। किसने? तो डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला हो जाता है हम लोग का, अंतिम होगा। इसके बारे में और आपको डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। छोटा छोटा में कर लीजिए, फटाफट सब हो जाएगा। सॉरी लाइट कट गई, अगला बार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।